हेलो बच्चे, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग कंसंट्रेशन टर्म कंप्लीट कर चुके हैं और आज से हम लोग सॉल्युबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग सॉल्युबिलिटी जनरली देखेंगे, सॉल्यूशन के लिए चेक करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूट जो होगा लिक्विड सॉल्वेंट में, इसकी सॉल्युबिलिटी हम लोग चेक करेंगे। इससे रिलेटेड लॉ हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी से। सबसे पहले तो सॉल्युबिलिटी होता क्या है। सॉल्युबिलिटी को अगर हम लोग डिफाइन करें तो किसी भी सॉल्यूट का ये जो मैक्सिमम अमाउंट होता है, सॉल्युबिलिटी क्या डिफाइन करती है? सॉल्युबिलिटी डिफाइन करता है कि कोई भी सॉल्यूट का वो मैक्सिमम अमाउंट जो किसी गिवन सॉल्वेंट के गिवन अमाउंट में, मान लो कि सॉल्वेंट जो है उसका अमाउंट भी आपको क्या होगा, गिवन होगा, उसमें एट पार्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना डिज़ोल्व हो सकता है। ठीक ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इज द मैक्सिमम, इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। किसी भी सॉल्यूट का क्या डिफाइन होगा, किसी भी सॉल्यूट का ये मैक्सिमम अमाउंट को, द मैक्सिमम अमाउंट, ये मैक्सिमम अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है जो कि डिज़ोल्व हो सकता है किसी गिवन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के किसी गिवन अमाउंट के लिए। और इसमें हम लोग टेम्परेचर को भी क्या करते हैं, टेम्परेचर को भी कंसीडर करते हैं। क्या टेम्परेचर इसमें डिपेंडेंट होता है कि अगर आप किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो उसकी क्या हो सकती है, सॉल्युबिलिटी आप लोगों को चेंज हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि कौन सा सब्सटेंस उसमें डिज़ोल्व है, उस पार्टिकुलर सॉल्वेंट में कौन सा सब्सटेंस डिज़ोल्व है, उसमें इसका टेम्परेचर का भी इफ़ेक्ट होता है। ठीक ना, तो जनरली हम लोगों को जो सॉल्युबिलिटी होती है ये डिपेंड किस किस चीज़ पे करती है, ये डिपेंड करती है हम लोगों को नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे, फिर उसके बाद टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और फिर उसके बाद अगर हम लोगों को गैस और गैसेस सब्सटेंस प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा। तो हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं। सबसे फर्स्ट टाइप का सॉल्यूशन हम लोगों को प्रिपेयर कर रहे हैं। किस चीज़ का, किस तरह का सॉल्यूशन होगा, हम लोगों को सॉल्युबिलिटी चेक करना है। किसका सॉल्युबिलिटी चेक करना है, सॉलिड का, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। हम लोग कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग जितनी भी सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे लिक्विड के रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्वेंट हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट हमारा ये लिक्विड होगा, ये क्या होगा हमारा सॉल्वेंट है, और ये क्या है हम लोगों को सॉल्यूट है, ये क्या है हम लोगों को सॉल्यूट है। ठीक ना, तो हम लोग सॉल्यूट चेंज करेंगे, पहले सॉलिड के लिए बात करेंगे, फिर गैस के लिए बात करेंगे, फिर लिक्विड के लिए बात करेंगे। लेकिन सभी कंडीशन में हम लोगों को सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड ही होगा। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसमें अगर हम लोग इसको एक्सप्लेन करें तो हम लोग को पता है कि अगर मान लो कि एक ग्लास ऑफ वाटर है हमारे पास, क्या है, अगर ये ग्लास ऑफ वाटर है तो इसमें क्या हो सकता है, अगर किसी टाइप के हम लोग सॉलिड को इसमें डाल दें, मान लो कि इसमें सॉलिड को ऐड कर दें, इसमें सॉल्यूट है, कोई सॉल्यूट है और किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। तो टू पॉसिबिलिटीज़ है, ये जो सॉलिड है इसमें डिज़ोल्व हो भी सकता है, ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है। तो ये सॉलिड जो हम लोग ऐड कर रहे हैं इस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। और ये कैसे डिपेंड करेगा, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर ये सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर है, और वाटर में अगर हम लोग क्या ऐड करते हैं, 1 टीस्पून शुगर ऐड कर सकते हैं, या मान लो कि हम लोग 1 टीस्पून सॉल्ट को ऐड किए, NaCl को ऐड किए, तो वो क्या होता है, उसमें डिसअपियर हो जाता है। लेकिन इसी वाटर में अगर हम लोग क्या करते हैं, कैंडल को ऐड करते हैं, मान लो कि इसमें क्या ऐड हो गया, इसमें NaCl डालें तो ये क्या हो गया, इसमें डिसअपियर हो गया। लेकिन इसी में अगर हम लोग क्या करते हैं, इसमें अगर हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, कैंडल को ऐड कर रहे हैं, एक कैंडल का पीस, कैंडल के एक छोटे स्मॉल पीस को अगर इसमें हम लोग ऐड कर दें, या इसमें हम लोग ऑयल को ऐड कर दें,
ऑयल को ऐड कर दें। अगर ये हमारा सॉल्वेंट क्या है, फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट हमारा क्या है, ये हमारा वाटर है, H2O है, ठीक ना। तो अगर इसमें हम लोग इसको NaCl को ऐड कर दें तो ये तो डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन इसमें कैंडल को ऐड कर दें या हम लोग ऑयल को ऐड कर दें तो हम लोग देखते हैं कि ये इसमें मिक्स नहीं होता है। इसका हम लोगों को सॉल्यूशन क्या होता है, इसका हम लोगों को सॉल्यूशन कंप्लीट डिज़ोल्व नहीं होता है, ठीक ना। तो हम लोगों को क्या पता चल रहा है, हम लोगों को ये जो डिज़ोल्व नहीं होने का कारण है, इसका काउज़ क्या है, इसका काउज़ है कि जो हम लोगों को सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट क्या होता है, किसी भी चीज़ में जो सॉल्यूट है जो सॉल्वेंट के इंटरमॉलिकुलर स्पेस में जाके डिसअपीयर हो जा रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि हम लोगों को सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट का जो भी हम लोगों को मॉलिक्यूल्स है, इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोगों को क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। तो ब्रेक करने के लिए एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो एनर्जी कैसे सप्लाई होगा, मान लो कि ये हमारा बी पार्टिकल बी है और इसमें अगर हम लोगों को ए सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल हैं, इसके मॉलिक्यूल्स को हम लोग ए कहते हैं, ठीक ना। तो अगर ये बी और बी के बीच का बॉन्ड हम लोगों को तोड़ना है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ए और ए का बॉन्ड प्रेजेंट है, तो अगर ये एक दूसरे में डिज़ोल्व हो रहा है तो क्या करना होगा, ये डिज़ोल्व हो रहा है तो बी और ए के बीच, बी और बी के बॉन्ड को हम लोगों को क्या करना होगा, तोड़ना होगा। जो पहले से सॉल्यूट का बॉन्ड है उसको तोड़ना होगा और जो सॉल्वेंट का बॉन्ड है इसको भी तोड़ना होगा, मतलब कि वो जो बाइंडेड है इसको हम लोगों को तोड़ना होगा। और अब क्या अट्रैक्शन बनाना होगा, बी और ए के बीच अट्रैक्शन बनाना होगा। तो इसमें जो एनर्जी रिलीज हो रहा है ये क्या होना चाहिए, सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए जो इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सफिशेंट हो और जो ए और ए के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी ब्रेक करने के लिए सफिशेंट हो। तो इसी के लिए हम लोगों को क्या होता है कि अगर ये सेम नेचर का है, सेम नेचर कहने का मतलब कि ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसमें ये क्या था, ये था पोलर था आपको और ये भी पोलर था, तो दोनों अगर एक ही नेचर का था, सेम नेचर का था, तो उसमें वो डिज़ोल्व हो गया। क्योंकि जो इसकी एनर्जी रिलीज होती है, जो दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के, दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच अगर Na+ आयन और Cl+ आयन जाएगा तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी तो वो क्या होगा, हम लोगों को वो सफिशेंट होगा Na+ आयन और Cl- आयन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि अगर हम लोग ऑयल को ऐड कर रहे हैं या कैंडल के पीसेस को ऐड कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, इसको ये डिज़ोल्व नहीं कर रहा है। क्यों डिज़ोल्व नहीं कर रहा है कि ये आप लोगों को किस तरह का बॉन्ड है, इसमें है आप लोगों को कोवैलेंट कंपाउंड है और कोवैलेंट कंपाउंड में भी क्या है, आप लोगों को नॉन पोलर नेचर का है। ये किस नेचर का है, नॉन पोलर टाइप का नेचर है। और ये किस तरह का नेचर था, पोलर टाइप का नेचर था। पोलर क्या, पोलर में भी इसमें तो ये कम्प्लीटली आयोनिक कंपाउंड ही था। तो इसमें क्या हो गया कि इसमें जो बॉन्ड ब्रेक होगा, इसमें जो हम लोगों को वाटर और कैंडल के बीच जो बॉन्ड बनेगा, बहुत लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोगों को रिलीज होगा। लेकिन इसको ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, वाटर, और वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए हमें मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। इसमें हम लोगों को एक वाटर मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस करके उसके बीच में अगर कोई आ रहा है तो उसमें एनर्जी क्या चाहिए, हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये उतना एनर्जी रिलीज़ नहीं कर पाता है। इसलिए हम लोगों को क्या होता है कि जब किसी भी सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस में डिज़ोल्व करते हैं तो सॉल्युबल वो तभी होगा जब वो एक दूसरे के जैसे ही नेचर के होंगे। लाइक अगर क्या, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं लाइक डिज़ोल्व्ड लाइक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइक डिज़ोल्व लाइक। कहने का मतलब हो गया कि अगर हम लोगों को सॉल्यूट और सॉल्वेंट का दोनों का नेचर सेम है, इफ मीन्स इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं, इफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट both have same nature, nature means polar or non-polar,
नेचर में हम लोग किसको कंसीडर करते हैं, पोलर और नॉन पोलर। Then solute will dissolve in solvent. Then solute will dissolved in solvent, ठीक ना। लेकिन अगर इसमें नेचर अपोजिट है, इफ सॉल्यूट इज पोलर, इसी के अपोजिट हम लोग क्या कर रहे हैं, बट इफ सॉल्वेंट इज पोलर एंड solute is non-polar, then they will not dissolve. Then solute will not dissolve in solvent. इसको सिंपली आप लोग भी देखो कि आप अपने भी जनरल लाइफ में भी क्या करते हो कि जो आपके जैसा बच्चा होता है, मान लो कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके जैसा ही जिस दूसरे बच्चे का जो नेचर होता है उसके साथ आपकी दोस्ती जल्दी से हो जाती है। लेकिन आपके अपोजिट नेचर का अगर कोई बच्चा है तो उसके साथ आपकी दोस्ती क्या होती है, जल्दी नहीं होती है। तो इसी में हम लोगों को क्या हो रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अगर नेचर सेम है, मीन्स दोनों के दोनों पोलर हैं, तो वो एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएंगे। अगर दोनों का नेचर अपोजिट है, एक पोलर है दूसरा नॉन पोलर है, तो उसमें क्या होगा, वो एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक ना। फिर उसके बाद अब हम लोगों को चूँकि बात किस पे कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि सॉलिड का लिक्विड में डिसॉल्यूशन चेक कर रहे हैं, ठीक ना। तो हम लोगों को मान लो कि दोनों का दोनों सॉल्यूट क्या है, एक ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, सेम नेचर का है, तो वो तो डिसॉल्व हो गया। और अब जो डिसॉल्यूशन का प्रोसेस है, हम लोगों को इसमें दूसरा इफेक्ट क्या देखने वाले हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट देखने वाले हैं। टेम्परेचर का इफेक्ट देखने वाले हैं। टेम्परेचर का इफेक्ट देखने से पहले हम लोग क्या देख लें कि अगर कोई सॉलिड है, अगर क्या है हम लोगों को सॉलिड सब्सटेंस है, तो इसमें अगर हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग हीट सप्लाई करते हैं या एनर्जी देते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, आपको लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और लिक्विड में भी हम लोग एनर्जी सप्लाई करें तो ये क्या होता है, गैसियस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, लेस एनर्जी। सॉलिड के पास क्या होती है, एनर्जी इसकी बहुत कम होती है, इसके पास सबसे कम एनर्जी होती है। और गैसियस सब्सटेंस के पास क्या होता है, इसके पास मोर एनर्जी होता है, इसके पास मोर एनर्जी होता है। या कहो कि तीनों अगर एक ही सब्सटेंस है तो सॉलिड फेज में उसका सबसे लेस एनर्जी होगा, लिक्विड में उससे ज़्यादा होगा, और गैसियस स्टेट में सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा, ठीक ना। तो एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो किसी सॉलिड को हम लोगों को अगर लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए हम लोगों को सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तब ये लेस एनर्जी स्टेट से क्या होगा, मोर एनर्जी स्टेट में लिक्विड में जाके कन्वर्ट होगा, ठीक ना। तो इसकी एनर्जी क्या हो रही है, इसकी एनर्जी हम लोगों को सॉलिड से लिक्विड में एनर्जी ज़्यादा है और लिक्विड से हम लोगों को गैसेस सब्सटेंस में एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो हम लोगों को इस एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा। और ये एनर्जी ऐड कहाँ से होगा, ये एनर्जी हम लोगों को सॉलिड को मिलेगा उसके सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट में जो हम लोगों को पार्टिकल्स हैं वो क्या करेगा, सॉलिड को अपना एनर्जी सप्लाई करेगा, और इसी एनर्जी को गेन करके ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ लिक्विड में वो डिसअपियर होंगे, ठीक ना। तो इसके लिए हम लोगों को ये क्या पता चल रहा है, हम लोगों को पता चल रहा है कि सॉलिड जो है, किसी पार्टिकल का, ये जो सॉलिड का
लिक्विड में डिसोल्यूशन है वो किस तरह का प्रोसेस है, ये हम लोगों को एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक ना। तो अगर ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, सॉलिड का लिक्विड में डिसोल्यूशन कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होना चाहिए, इसका टेम्परेचर का इफेक्ट होना चाहिए कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉलिड का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कि वो मोर सॉल्युबल होगा, क्योंकि जो हम लोग एक्स्ट्रा हीट ऐड कर रहे हैं उसको ये यूज़ करके क्या करेगा, प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा, ठीक ना। ये किसके बेसिस पे है, ये थ्योरी बेस्ड है हम लोगों को ली चैटर्जियस प्रिंसिपल के बेस पे। ये क्या कहता है आप लोगों को, फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस इफ temperature is rise, the process will move in forward direction, means हम लोगों को क्या होगा, solubility of solid in liquid will increase, means solubility of solid in liquid will increase, ठीक ना। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या देखना है, इसके बाद हम लोग देख सकते हैं, इसके बाद हम लोग प्रेशर का इफेक्ट भी चेक करते हैं, सॉलिड का लिक्विड में डिसोल्यूशन पे प्रेशर का इफेक्ट चेक करते हैं। हमारा जो सॉलिड है और लिक्विड है, इसको अगर आप देखो तो सॉलिड में और लिक्विड में इसमें क्या होता है, इसके वॉल्यूम में हम लोगों को कितना भी आप प्रेशर इंक्रीज कर दो, इसमें क्या होगा, इसके वॉल्यूम चेंजेबल नहीं होते हैं, मतलब कि इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम फिक्स्ड ही है, मतलब कहने का मतलब ये इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस है। सॉलिड भी क्या है, सॉलिड का भी वॉल्यूम क्या है, सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होता है मैक्सिमम कंडीशन में, ठीक ना। और लिक्विड का भी वॉल्यूम क्या होता है, ये हम लोगों को वॉल्यूम फिक्स्ड है, ये क्या है हम लोगों को वॉल्यूम, ये वॉल्यूम हमारा फिक्स्ड ही है। इसलिए अगर हम लोगों को सॉलिड का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी चेक करना हो और इस पर प्रेशर का इफेक्ट पूछे, तो हमें पता चलता है कि प्रेशर का सॉलिड के लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रेशर का इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर के लिए बात करें तो क्या कर सकते हैं हम लोग, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन solubility of solid in liquid, because both solid and liquid are incompressible in nature। ठीक ना। इसके बाद हम लोगों को इसमें कुछ और भी टर्म देखते हैं। इसमें टर्म हम लोगों को क्या पता है कि जब हम लोग किसी भी सॉलिड को ऐड करते हैं किसी लिक्विड में, तो इसमें क्या होता है हम लोगों को,
इसमें हम लोगों को दो प्रोसेस होते रहता है। हम लोगों को इसमें क्या होता है कि जब कभी भी आप किसी सॉलिड को ऐड करते हो, क्या करते हो, किसी सॉलिड को आप ऐड करते हो किसी लिक्विड में जब आप ऐड करते हो तो इसमें क्या होता है, इसमें फर्स्ट प्रोसेस होता है डिसॉल्यूशन का। फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, डिसॉल्यूशन का प्रोसेस होता है। डिसॉल्यूशन का क्या प्रोसेस होता है, डिसॉल्यूशन का प्रोसेस है इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल है, ये प्रोसेस में क्या होता है, सॉल्यूट पार्टिकल disappear in solvent particles। ठीक ना। तो हम लोगों को क्या हो रहा है, सॉलिड के जो बड़े साइज़ के जो मॉलिक्यूल्स हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे में कनेक्टेड हैं, अब ये क्या होगा, इसमें ऐड करने के बाद क्या होगा, सॉल्वेंट के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में जाके डिसअपियर हो जाएगा। सॉल्यूट पार्टिकल विल डिसअपियर इन सॉल्वेंट पार्टिकल। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन, डिसॉल्यूशन। और इसके साथ इसके जस्ट अपोजिट में क्या प्रोसेस होता है, अब जैसे ही इसमें एक्स्ट्रा हम लोग सॉलिड ऐड कर दिए तो अब क्या हो गया, सॉल्यूशन में हम लोगों को सॉल्यूट भी हो गया। इसमें क्या हो गया, हम लोगों को सॉल्यूट भी हो गया प्लस सॉल्वेंट तो इसमें पहले से था ही, इसमें पहले से क्या था, सॉल्वेंट भी था। सॉल्वेंट प्लस सॉलिड, इसमें हम लोगों को सॉल्यूट ऐड हुआ है। इसमें हम लोगों को क्या हुआ है, इसमें सॉल्यूट ऐड हुआ है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हम लोग और एक्स्ट्रा इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जो हम लोग सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, जो हम लोगों को सॉलिड स्टेट में है, वो क्या होगा, सॉल्यूशन के सॉल्यूट से कोलाइड होके अगर फिर से वो सॉलिड फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दे रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इसमें हम लोगों को होता क्या है, इसमें होता है आप लोगों को, इसको हम लोग कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट particles from separation of solute particles from solvent particle इसमें क्या हो रहा है, सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्वेंट पार्टिकल when they collides with added solute particle। इसमें क्या हो रहा है, हम लोगों को जब हम लोग किसी सॉल्यूट पार्टिकल को एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर जो पहले से सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में डिसअपियर था या प्रेजेंट था, वो क्या करेगा, न्यू एडेड सॉल्यूट पार्टिकल के साथ कोलाइड होके फिर से उससे सेपरेट हो जाएगा या सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो इसमें जब कभी भी हम लोग सॉलिड में लिक्विड में सॉलिड को ऐड करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, डिसॉल्यूशन का प्रोसेस फास्ट होता है। जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड को लिक्विड के साथ ऐड करते हैं तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन में डिसॉल्यूशन क्या होता है, फर्स्ट में हम लोगों को डिसॉल्यूशन होता है और ये क्या होता है, हमारा फास्ट होता है। ये हमारा पहले डिसॉल्यूशन क्या होता है, डिसॉल्यूशन हमारा फास्ट होता है। धीरे धीरे इसका रेट क्या होते जाएगा, इसका रेट धीरे धीरे हम लोगों को स्लो होते जाएगा। और क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है,
क्रिस्टलाइजेशन शुरू में हमारा 0 होता है। इनिशियली अगर t इक्वल टू 0 पे बात करें तो ये क्या होगा, हमारा फास्ट होगा। और ये क्या होगा, हम लोगों को ये क्रिस्टलाइजेशन तो हम लोगों को होगा ही नहीं, इसमें हम लोगों को क्रिस्टलाइजेशन स्लो कहो या वेरी स्लो कहो। फिर जब हम लोगों को एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे बात करें, एक समय होने के बाद, मतलब कि इसका रेट क्या होगा, इसका रेट हम लोगों को डिक्रीज करेगा। इसका रेट क्या होगा, इसका रेट डिक्रीज करेगा और इसका रेट क्या होगा, रेट विल इंक्रीज। ये इंक्रीज करेगा और एक ऐसा कंडीशन आएगा, एट इक्विलिब्रियम का कंडीशन आएगा, जो डिसॉल्यूशन है और क्रिस्टलाइजेशन है सेम रेट हो जाएगा, सेम रेट फॉर बोथ। किसका डिसॉल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। तो उसी के समय, इसी इक्विलिब्रियम के समय ही सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस क्या होती है, ये इंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। और इसीलिए हम लोगों को जब किसी भी सॉलिड को लिक्विड में ऐड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर आप उसके टेम्परेचर को राइज करोगे तो उसका रेट ऑफ डिसॉल्यूशन क्या हो जाएगा, उसका रेट ऑफ डिसॉल्यूशन या कहो कि उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, ठीक ना। तो इस प्रोसेस में हम लोग क्या कहेंगे कि डिसॉल्यूशन या कहो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड विल इंक्रीज विथ टेम्परेचर। फिर इसके साथ और भी कुछ टर्म हैं, जैसे कि आप लोगों को सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसमें ये भी कभी कभी यूज़ होता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम लोग कहेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहेंगे जिसमें कि आप लोगों का मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट बी एडेड एट गिवन टेम्परेचर फॉर गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम लोगों को सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए बात करें, ये किस तरह के सॉल्यूशन को कहेंगे, दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन in which no more amount of solute can be added at given temperature for given amount of solvent। तो फिर से ये क्या हो गया हम लोगों को, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड। एक्स्ट्रा सॉल्यूट उसमें अगर हम लोग डाल देंगे तो वो क्या होगा, अनडिजॉल्व कंडीशन में ही रह जाएगा। तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसमें कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर भी फिक्स ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि और एक्स्ट्रा सॉल्यूट डालें और उसका टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, तब तो वो उसमें डिज़ोल्व हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को वही टेम्परेचर रखते हो जिस टेम्परेचर पे आपको उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल रहे हो, तो उसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अब उसमें ऐड नहीं होगा। लेकिन इसी के अपोजिट हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारा होगा, अनसैचुरेटेड
सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, या कहो कि दैट सॉल्यूशन, दैट सॉल्यूशन in which more amount of solute can be added. More amount of solute can be added at same temperature, at same temperature. इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसके बाद हम लोग सॉलिड का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी, ये सारे टर्म्स हम लोग इसमें, यही टर्म्स सारे यूज़ होते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्या, नेक्स्ट में हम लोग गैस का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे, और उसके बाद हम लोग इसी में हम लोग हेनरी लॉ का स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज हम लोग देखें सॉल्युबिलिटी, फिर उसके बाद सॉलिड का लिक्विड में डिसॉल्युबिलिटी, फिर उसमें कौन कौन सा फैक्टर जो इफ़ेक्टिव होगा, फिर उसके बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन, फिर उसके बाद हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और इसके साथ साथ हम लोग क्या देखें, डिसॉल्यूशन देखें और क्रिस्टलाइजेशन की डिफिनीशन को देखें। ठीक है, आज के क्लास को हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं।